नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं शरद पवार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाषण में आपातकाल के उल्लेख को उनके पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने कटाक्ष करते हुए कई सारे बातें ओम बिरला पर कही हैं। एनसीपी के जो अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाषण में आपातकाल का उल्लेख अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि यह उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। शरद पवार ने कहा कि उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बजट पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये सब कुछ हम आपको चलिए एक करके बताते हैं। 18वीं लोकसभा में ओम बिरला अध्यक्ष पद पर चुने गए। अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव के बाद ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1975 में लगाए गए आपातकाल को संविधान पर हमला बताते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा, जिस कारण लोकसभा में खलबली मची। इस पर शरद पवार ने शनिवार को यानी आज ही उन पर एक तंज किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने अपने संबोधन में आपातकाल का उल्लेख करके पद की गरिमा खो दी है। आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं, इंदिरा गांधी अब जीवित नहीं है, तो अध्यक्ष पद अब इस मुद्दे को अध्यक्ष महोदय इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या स्पीकर की भूमिका राजनीतिक बयान देना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनका बयान उचित नहीं था। राष्ट्रपति के भाषण में भी इस मुद्दे का संक्षिप्त उल्लेख था, यह भी जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी को विपक्ष का नेता तय करने का अधिकार है, इसलिए राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया। और साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी को अपना नेता बनाने का फैसला किया। एक तरह से यह राजनीतिक की पृष्ठभूमि पर जो एक नया प्रतिनिधित्व है और जबरदस्त प्रयास जो है वो करने की इच्छा की गई है। और शरद पवार कहते हैं कि मुझे यकीन है कि राहुल गांधी आने वाले भविष्य में और चमकेंगे। शरद पवार के इस दौरान जो है भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत पर बयान देने से पहले भाजपा को यह देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले उसके पास कितने सीटें थी और इस चुनाव के बाद उसके पास कितनी सीटें हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास संसद में बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना वो सरकार नहीं बना पाते। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई साफ दिख रही है कि उन्हें भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश देने से मना कर दिया है या नहीं दिया है। शरद पवार ने महाराष्ट्र की विधानसभा में पेश हुए बजट पर भी बहुत कुछ कहा है और कहा है कि यह किस तरह का बजट था। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और तीर्थ यात्रा को प्रत्येक जो कहते हैं कि 20,000 रुपए मिलेंगे, विधान भवन में पेश किए जाने से पहले सब कुछ जनता के सामने आ गया। इसके दो अर्थ हैं। पहला ये कि बजट को गुप्त रखने की परंपरा कायम नहीं रही। दूसरा, बजट में प्रस्तुत कोई भी प्रावधान दिन के उजाले में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। बजट में किए गए वादों के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जब मेरी जेब में 70 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल दिखाने के लिए है और हम कुछ बड़ा कर रहे हैं ऐसा दिखाने के लिए है, बताने के लिए है, जताने के लिए है। लेकिन सरकार कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये लोग इस पर कि जो लोग हैं, जनता है, वो इस पर विश्वास नहीं करेगी। आगे वो कहते हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि राजस्व कहां से वसूला गया, आप कितना खर्च करना चाहते हो और इस बीच में अंतर किस तरह आप पाटेंगे। जो खर्च का है, जो रेवेन्यू है और जो खर्च है, उसका बीच का जो अंतर है वो कैसे पाटेंगे। सरकार बिना किसी प्रावधान के इस तरह का वादा किस तरह कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि इस बजट को किस हद तक लागू कर पाएंगे। वहीं जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अजित पवार के कई सारे ऐसे जो विधायक हैं वो भी जो है एनसीपी के गुट में शामिल होना चाहते हैं और इस पर भी कई सारी अटकलें लग रही हैं। इस पर भी शरद पवार ने जो है कुछ बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं कि शरद पवार कहते हैं कि पार्टी की जो राज्य इकाई के प्रमुख हैं जयंत पाटिल और अन्य इस बारे में सब जानते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी के नेता से अभी तक इस बारे में नहीं मिला हूं। क्या आपके पास नामों की सूची है। शरद पवार ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में 18 निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की, जिसमें से 14 निर्वाचन क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवार हार गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे भी
विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक रैलियां संबोधित करें। और उसके बाद बाकी जो एमवीए गठबंधन है उसको लेकर कई सारी चीजें पूछी गई। शरद पवार ने विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए की तैयारियों के बारे में भी काफी कुछ बताया है और कहा कि सहयोगी दल जो है उनसे परामर्श करने के बाद ही जो भी निर्णय होगा वो सारी पार्टियां एक साथ करेंगी निर्णय लेने के बाद। और लोकसभा चुनाव में भारत ब्लॉक के हिस्से के रूप में हमारा समर्थन करने वाली पार्टियां जैसे कि पीडब्ल्यूपी है और आप है या एमवीए में शामिल जो और कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एमवीए की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 155 पर एमवीए आगे चल रही है। और उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रही तो ये स्पष्ट है कि अगली सरकार जो है वो हम बनाएंगे। इसके अलावा लगातार जो शरद पवार हैं वो केंद्र पे हमलावर रहते हैं और जांच एजेंसियों को लेकर के तमाम चीजें वो कहते रहते हैं। जैसा कि अभी शरद पवार ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जिसमें से एक को कल रिहा कर दिया गया है। फिर आप पश्चिम बंगाल में सांसदों या विधायकों के मंत्रियों को जेल में डाल देते हैं। जब निचली अदालतें आपके खिलाफ फैसला सुनाती हैं तो आप तुरंत उन फैसलों के खिलाफ अपील कर देते हैं और नेताओं को फिर से जेल में डाल देते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एजेंसियों का जानबूझ करके दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पर जो छत गिरने का वाकया सामने आया उसके बारे में भी बात करते हुए जो शरद पवार ने कहा कि काम की गुणवत्ता की जांच किए बिना जल्दबाजी में परियोजनाएं पूरी की जाती हैं और साथ ही साथ कहा कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये परियोजनाएं की घोषणा करते हैं, उसके बाद उद्घाटन करते हैं और सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल लेते हैं। यही प्रवृत्ति जो है इसका परिणाम है कि इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ऐसी कई सारी बातें जो है शरद पवार ने कही हैं और साथ ही साथ और एक जो सबसे बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से उनकी छवि बनाई गई थी और उन्हें बार बार कई सारे नामों से बुलाया जाता था और उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ कि राहुल गांधी जो है वो प्रतिपक्ष के नेता बन गए हैं क्योंकि उनकी जो पार्टी है उनकी संख्या पर बहुत ज्यादा है और राहुल गांधी जो है वो युवा पीढ़ी के प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है और राहुल गांधी के बारे में जो भी प्रचार किया गया वो मिथ्य था जो साबित हो चुका है। अब इस चुनाव के नतीजे के बाद उन्हें भी कोई पप्पू नहीं बुलाएगा, उनके पास चुनाव की संख्या बल बहुत ज्यादा है और उनकी पूरी इमेज जो है वो बदल चुकी है। तो ये तमाम बातें जो है वो कहते हुए जो है दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें एमवीए गठबंधन की तो लगातार परफॉर्मेंस के मामले में जिस तरीके से एमवीए गठबंधन परफॉर्म कर रहा है उसको देखते हुए शरद पवार भी पूरी तरीके से जो है आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुछ ना कुछ जो है वो बड़ा करने जा रही है। और जितने भी बातें मैंने आपको बताई ये शरद पवार जो है उनके बयान जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्योंकि वो चौतरफा हमला करते हैं। आपने अभी देखा कि कैसे उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी हमला बोला। केंद्र पर जो है वो अभी जिस तरीके से ओम बिरला को लेकर के बातें कर रहे हैं या अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में बजट पेश हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं तो लगातार शरद पवार जो है वो हमलावर हैं और वो जानते हैं कि बजट जो पेश किया गया है वो लोक लुभावन बजट जनता को जो है वो लुभावने बजट में फंसाने की तैयारी है या उन्हें लुभा करके अपने पक्ष में करने की तैयारी है कि विधानसभा जब चुनाव हो तो जो लोगों में नाराजगी है महायुति के खिलाफ जो लोकसभा इलेक्शन में दिखाई दी वो कम से कम जो है वो कम किया जा सके। तो इन सभी चीजों की तैयारी जो महायुति करके बैठा है और शरद पवार जानते हैं कि ये बजट जो पेश किया गया है वो चुनाव को देखते हुए किया गया है। जो तैयारियां हैं चुनाव की उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक ब्रह्मास्त्र की तरह जो है महायुति ने इस्तेमाल किया है और बजट पर अब तमाम नेताओं के जो है वो बयान और उनके जो रिएक्शन है वो सामने आने लगे हैं महाराष्ट्र में। एक तरफ तो जो महायुति के नेता हैं वो इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं और जनता के हित में बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो एमवीए गठबंधन है वो लगातार बजट को लेकर हमलावर है कि जब आपके रेवेन्यू इतने नहीं है तो आप खर्चे कैसे करेंगे, इसकी पूरी डिटेल एक देनी चाहिए सरकार को और इतने कम समय में क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो आप कितनी जल्दी इन तमाम योजनाओं को आप जमीनी लेवल पे उतार पाएंगे। ये भी एक बड़ी जो है सवाल है जनता के सामने भी और महायुति के सामने भी और लगातार इस बात को लेकर एमवीए गठबंधन तो सवाल खड़ा कर ही रहा है। अभी उद्धव ठाकरे ने भी जो है इस बजट को लेकर के लगातार हमला बोला है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे भी हैं जो लगातार बजट को लेकर महायुति और महाराष्ट्र की सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में जो अपडेट था मैंने आपको बताया कि शरद पवार के जो लेटेस्ट बयान हैं जो आज आए हैं और किस तरीके से शरद पवार ने महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरने की जो है वो कोशिश की है।
तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ हलचल चल रही है उसके बारे में अपडेट आकर आपको बताएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।